हेलो एवरीवन। आज देखते हैं हम एलआईसी का फॉर्म नंबर 300 हम कैसे फिल करते हैं, क्या क्या बातें ध्यान रखनी है फॉर्म फिल करने में। सबसे पहले मैं बता दूं, जो फॉर्म नंबर 300 होता है, ये फॉर्म नंबर 300 है, ये प्रपोज़ल फॉर इंश्योरेंस ऑन ओन लाइफ है। मतलब अगर मैं खुद का इंश्योरेंस कर रहा हूँ तो मैं ये फॉर्म नंबर 300 यूज़ करूँगा। बाकी के फॉर्म कौन कौन से होते हैं? बाकी दो फॉर्म्स जो होते हैं वो होते हैं 340 और 360। 360 कब यूज़ होता है? जब हम माइनर लाइफ का 18 से कम उम्र के बच्चों का या 18 ईयर्स से कम एज के लोगों का इंश्योरेंस करते हैं, तो हम माइनर लाइफ का जब भी इंश्योरेंस करते हैं तो 360 फॉर्म यूज़ होता है। और 340 कब यूज़ होता है? जब हम किसी मेजर लाइफ का इंश्योरेंस करते हैं। जैसे अगर कोई हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ का इंश्योरेंस करवाना चाहता है तो वो 340 फॉर्म यूज़ करेगा। ठीक। कोई पेरेंट है, वो अपने 21 साल के बेटे का या बेटी का इंश्योरेंस करवाना चाहता है जो कि अभी स्टूडेंट है, तो वो 340 फॉर्म यूज़ करेगा। ठीक। तो 340 फॉर्म, 360 फॉर्म और ये जो 300 फॉर्म है वो हम खुद की इंश्योरेंस के लिए यूज़ करते हैं। प्रपोजल फॉर इंश्योरेंस ऑन ओन लाइफ यूज़ करते हैं। अब सबसे पहले देख सकते हैं, ये फर्स्ट पेज है हमारा फॉर्म का। ठीक। तो फॉर्म के फर्स्ट पेज पे हमें यहाँ पे लगाना है फ़ोटो, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो हमें यहाँ पे लगाना है। ठीक। उसके बाद फर्स्ट पेज पे ही एजेंट का कोड नंबर आएगा, एजेंसी कोड यहाँ पे, और उनका मोबाइल नंबर। ठीक। यहाँ पे आपके डेवलपमेंट ऑफिसर उनका कोड लिखेंगे और उनका मोबाइल नंबर लिखेंगे। ठीक। इसके बाद आपको, जब हम फॉर्म इन्वर्ट करते हैं तो रजिस्टर में एंट्री करते हैं, तो यहाँ पे इन्वर्ट नंबर आएगा। और आपने अगर बीओसी भरा है काउंटर पे या फिर ऑनलाइन बीओसी किया है तो यहाँ पे बीओसी नंबर और बीओसी की डेट। अगर मल्टीपल बीओसी नंबर हैं तो उनके बीओसी नंबर लिखते जाएंगे और डेट लिखते जाएंगे। ठीक। ये हमारा फर्स्ट पेज हो गया। फर्स्ट पेज पे हमें सिर्फ इतना ही भरना है। ठीक। अब आते हैं सेकंड पेज पे। तो सेकंड पेज पे हमें क्या करना है? जैसे ही मैं अपना फॉर्म भर रहा हूँ, अगर मैं सपोज़ मैं अपनी इन्फॉर्मेशन भरता हूँ, तो फर्स्ट पेज पे ये हमारा पहला है, डिटेल्स ऑफ द लाइफ टू बी अश्योर्ड। ठीक। तो इसमें मुझे क्या करना है? फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। तो फर्स्ट नेम जैसे मैंने डाला, फर्स्ट नेम, अगर मिडिल नेम है तो मिडिल नेम डालेंगे, मिडिल नेम नहीं है तो मिडिल नेम खाली छोड़ देंगे, और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। ठीक। ये हो गया हमारा नेम। उसके बाद आ रहा है फादर्स फुल नेम, पिताजी का नाम लिखना है यहाँ पे। तो फादर्स फुल नेम लिखेंगे। ठीक। चाहे तो सैल्यूटेशन लगा सकते हैं, मिस्टर मिसेस लगा सकते हैं, नहीं तो नहीं लगा सकते, कोई वो आपके ऊपर डिपेंड है। उसके बाद मदर्स नेम, ये मदर्स नेम लिखा मैंने। उसके बाद जेंडर लिखना है, तो मेल, और ये बाकी जो हैं इनको कट कर देंगे। अगर महिला है तो महिला, फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे, नहीं तो मेल लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस में मैरिड, अनमैरिड है तो अनमैरिड, मैरिड अनमैरिड जो भी लिखना लिख सकते हैं। यहाँ पे वाइफ का नाम आ जाएगा, वाइफ या हस्बैंड जो भी है, वाइफ या हस्बैंड, नेम आ जाएगा उनका। ठीक है। स्पाउस फुल नेम मतलब वाइफ या हस्बैंड, अगर फीमेल है तो हस्बैंड का नाम और मेल है तो वाइफ का नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालेंगे यहाँ पे। तो किस फॉर्मेट में डाला है? DD MM वाई 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 वाई, मतलब डेट, मंथ और ईयर। तो जैसे मेरी डेट ऑफ बर्थ में डाल देता हूँ 12/8/1993। तो ये मैंने डेट ऑफ बर्थ डाली। अब उसी हिसाब से एज कर लेंगे कैलकुलेट, तो 29 एज हो जाएगी। सिटी ऑफ बर्थ डाल सकते हैं, कहाँ पे बर्थ हुआ है, सिटी ऑफ बर्थ डालना है, प्लेस। तो आप स्टेट का नाम भी डाल सकते हो कि भाई मैं MP में पैदा हुआ तो मैं MP डाल दूँ। ठीक।
नहीं तो आप सिटी भी डाल सकते हो। ठीक। नेचर ऑफ एज प्रूफ सबमिटेड, कौन सा एज प्रूफ आपने दिया है उसके लिए आधार, पैन और या फिर आपका पासपोर्ट, तीनों में से जो भी आप चाहो वो लगा सकते हो। जो भी आपने एज प्रूफ के लिए दिया है वो आप दे सकते हो। नेशनैलिटी हो गई तो वो नेशनैलिटी में आ जाएगा अपना इंडियन, सिटीजनशिप में इंडियन। अब करस्पॉन्डेंस एड्रेस, देखिए दो चीज़ें हैं, एक है करस्पॉन्डेंस एड्रेस और एक है परमानेंट एड्रेस। ठीक। हम जब भी पेपर सबमिट करते हैं तो हमारे पास या तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस का एज प्रूफ होना चाहिए या परमानेंट एड्रेस का एज प्रूफ होना चाहिए, दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए। ठीक। अब हो सकता है करस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो, तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस अलग डालेंगे, परमानेंट एड्रेस अलग डालेंगे। ठीक। तो करस्पॉन्डेंस एड्रेस जो भी है यहाँ पे पूरे इसमें आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है, जहाँ पे आप चाहते हो कि आपका बॉन्ड पेपर पहुँचे, जहाँ पे आपका पॉलिसी डॉक्यूमेंट पहुँचे, वो आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस में डालोगे। ठीक है। और हो सकता है आपका आधार पे एड्रेस अलग हो और जहाँ पे अभी आप रह रहे हो वो एड्रेस अलग हो, तो यहाँ पे आपका कौन सा एड्रेस डालोगे, जो परमानेंट एड्रेस है। ठीक। जो आपके आधार पे होगा, या हो सकता है प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम हो, दोनों भी हो सकता है। अब रेसिडेंट इंडियन है, अगर इंडिया में रहते हैं तो इसको कट करेंगे और ये रेसिडेंट इंडियन पे टिक करेंगे। अगर एनआरआई हैं तो रेसिडेंट इंडियन को टिक करके नॉन रेसिडेंट इंडियन हम एनआरआई को टिक कर देंगे। ठीक। इसके बाद इंडियन है, एनआरआई नहीं है, तो इसको हम काट देंगे। ठीक। अब उसके बाद आर यू एन इनकम टैक्स एसेसी, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं, कोई आपका कस्टमर है जो इनकम टैक्स पे करता है, तो उसमें येस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। तो अगर येस किया तो इधर पे येस लिख देना, अगर नो किया तो नो लिख देना। पैन कार्ड नंबर है ये, इधर पे पैन कार्ड नंबर आपको लिखना है, तो जो भी हो ABCD जो भी आप पैन कार्ड नंबर आप लिख सकते हो। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, हमने भी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी क्या लिया, आधार या फिर पैन। ठीक। आईडी नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अगर हम आधार नंबर लिख रहे हैं यहाँ पे, तो हमें आधार के सिर्फ लास्ट 4 डिजिट लिखने हैं। अगर आधार नंबर लिखते हैं हम, तो हमें आधार के सिर्फ लास्ट 4 डिजिट लिखने हैं। अब आधार की तो एक एक्सपायरी डेट होती नहीं है, एक्सपायरी डेट किसकी होती है, पासपोर्ट की। अगर आप पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिख रहे हो तो आपको एक्सपायरी डेट ऑफ आईडी, पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी। ठीक। तो अगर आधार नंबर है तो नो एक्सपायरी, पासपोर्ट है तो एक्सपायरी डेट लिखनी पड़ेगी। ठीक। अब इसके बाद करेंगे एड्रेस प्रूफ सबमिटेड। तो एड्रेस प्रूफ में आपने क्या दिया, आधार हो सकता है, लाइट बिल हो सकता है, एग्रीमेंट हो सकता है, आपका रेंटल एग्रीमेंट। ठीक। कुछ भी हो सकता है। जीएसटी भरते हैं तो जीएसटी यस करेंगे, नहीं करते हैं तो नो। जनरली 99% केसेस में नो ही रहता है। CKYC नंबर नो। अब ये आपका ऑक्यूपेशन, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। ये अभी आपकी पर्सनल डिटेल हो गई। 3rd नंबर पे आता है ऑक्यूपेशन। अब ऑक्यूपेशन में आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप लिख सकते हो अगर SSC है या HSC है हाई स्कूल, या फिर ग्रेजुएट है। ठीक। या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, जो चाहो आप लिख सकते हो। प्रेजेंट ऑक्यूपेशन, कहाँ पे काम करते हैं। ठीक है। क्या काम करते हैं, तो प्रेजेंट ऑक्यूपेशन क्या करेंगे, या तो आप सर्विस कर सकते हो, ठीक, या फिर बिजनेस, ठीक, या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड। ठीक। तीनों में से जो आप लिखना चाहो वो लिख सकते हो। सर्विस मतलब अगर कहीं पे
जॉब कर रहे हैं तो सर्विस लिखेंगे, अगर कुछ बिजनेस है तो बिजनेस लिखेंगे, अगर कहीं पे आपका खुद का बिजनेस है तो सेल्फ एम्प्लॉयड लिख लेंगे, ठीक है। शॉप है, शॉप हो गई, या फिर कोई आप फ्रीलांसिंग का काम करते हो तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड लिखेंगे। सोर्स ऑफ इनकम क्या हो सकती है? सैलरी हो सकती है, बिजनेस हो सकता है, ठीक। नेम ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अब कहाँ पे आप काम करते हो, अगर आप सर्विस करते हो तो कहाँ पे काम करते हो वो उनका नाम, बिजनेस करते हो तो आपके बिजनेस का नाम, ठीक है। अगर आपकी खुद की शॉप है तो शॉप लिख देंगे, ठीक, ये लिख सकते हैं हम। एग्जैक्ट नेचर ऑफ ड्यूटीज़, मतलब आप क्या काम करते हो, आप सर्विस करते हो तो आप क्या हो, आप हो सकता है एडमिनिस्ट्रेशन जॉब में हो कुछ, ठीक, या फिर आप सेल्स की जॉब में हो कुछ, ठीक, या फिर आप कह सकते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ठीक, कुछ भी, मतलब जो भी आप क्या काम करते हो, आप हो सकता है सिक्योरिटी में काम करते हो, जो भी आप काम करते हो वो आपको लिखना है यहाँ पे, ठीक। इसके बाद लेंथ ऑफ सर्विस, लेंथ ऑफ सर्विस हम लिखेंगे, अगर आनंदा में फिल करते हैं तो हम उसको मंथ में लिखते हैं, इसमें हम ईयर में लिखेंगे। मान लीजिए 5 ईयर्स लिख दिया हमने, ठीक, तो कितने साल हो गए काम करते हुए? 5 ईयर्स। एनुअल इनकम हम लिखेंगे, मान लो एनुअल इनकम हमने लिख दी 10 लाख, ठीक, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और इसको 10 लैक्स ऐसा भी लिख सकते हैं, जैसा चाहे, ठीक। अब क्या लिखा है, 8th पॉइंट हमारा क्या है, टू बी आंसर्ड इफ़ एम्प्लॉयड इन द आर्म फोर्स, अगर हम पुलिस फोर्स में हैं या आर्मी में हैं, किसी ऐसे कस्टमर का इंश्योरेंस कर रहे हैं तो ही हमें ये फिल करना है। अगर हम ऐसे कस्टमर का हम नहीं कर रहे हैं इंश्योरेंस, नॉर्मल जो आर्मी में नहीं है, पुलिस ऑफिसर नहीं है, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी खाली छोड़ देंगे, हम NA भी लिख सकते हैं और यहाँ पर भी NA लिख सकते हैं, ठीक। अब इसके बाद आएगा, इज़ योर ऑक्यूपेशन एसोसिएटेड विद एनी स्पेसिफिक हज़ार्ड और डू यू टेक पार्ट इन हज़ार्डस एक्टिविटी। अच्छा, अगर हम कोई हज़ार्डस काम करते हैं कि जैसे शिप पे जा रहे हैं या फिर कोई आर्मी ऑफिसर हैं तो हम किसी वॉर में जा रहे हैं या लड़ाई पे जा रहे हैं, तो अगर कुछ भी हज़ार्डस काम है तो येस लिखेंगे, नहीं तो नो लिख देंगे, ठीक। हैव यू एवर बीन इन्वेस्टिगेटेड, चार्ज शीटेड, प्रोसिक्यूटेड, अगर हम पे कभी कोई केस हुआ है, FIR हुई है या कोई पुलिस केस हुआ है तो येस लिखना है, हम पर क्या मतलब किसी कस्टमर पर, तो येस लिखना है, अगर नहीं तो नो लिखना है, ठीक। पॉलिटिकली एक्सपोज्ड है तो पॉलिटिकली एक्सपोज का मतलब क्या होता है, हु हैव बीन इंटरेस्टेड विथ प्रोमिनेंट पब्लिक फंक्शन, ठीक, ऑन अ फॉरेन कंट्री, मतलब कोई जोखिमपूर्ण काम के लिए आप बाहर जा रहे हो इंडिया से, तो अगर ऐसा है तो यस, नहीं तो नो। ये कस्टमर से हमें ये 3 सवाल ज़रूर पूछने हैं, ठीक। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद इम्पॉर्टेंट है, आपकी कोई पुरानी पॉलिसी है तो हम क्या लिखेंगे, 3 साल के अंदर अगर आपने कोई पॉलिसी ली हुई है, अगर कोई इंश्योरेंस प्लान लिया है LIC से, तो हमें उसकी डिटेल देनी है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे लिखना है पॉलिसी नंबर 1 2 3 4 5, जो भी पॉलिसी नंबर है ये, अगर 1 से ज़्यादा है तो यहाँ पे हम इधर पे हम अपना पॉलिसी नंबर लिखेंगे। नेम ऑफ द इंश्योरर, हमें नेम इंश्योरर का नाम लिखना है, कहाँ से हमने पॉलिसी ली है और कौन से डिवीज़न से ली है और कौन सी ब्रांच से ली है। जैसे अगर किसी ने 926 ब्रांच से ली है बांद्रा से, और MDO 3 मतलब डिवीज़न 3 मुंबई डिवीज़न 3 से अगर ली है तो हमने MDO 3 डाल दिया। यहाँ पे हम लिखेंगे प्लान एंड टर्म, प्लान एंड टर्म मान लीजिए 936 प्लान लिया है किसी ने, ठीक है, और टर्म लिया है 25 ईयर्स का, तो हमने डाल दिया। सम अश्योर्ड मान लीजिए किसी ने 10 लाख का लिया, तो हमने 10 लाख डाल दिया। टर्म राइडर अश्योर्ड लिया है तो हाँ, नहीं तो नो। क्रिटिकल इलनेस नो। ADDB यस। डेट ऑफ कमेंसमेंट मान लीजिए 11/11/2021 में ली थी, ठीक। डेट ऑफ रिवाइवल, अगर रिवाइवल करवाई है तो यस, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल। एक्सेप्टेड एट ऑर्डिनरी रेट इफ़ नॉट गिव डिटेल्स, तो ये भी नॉट एप्लीकेबल। मेडिकल में हुई थी, नॉन मेडिकल में हुई थी, तब ये भी हमें पता करना है, ये भी पूछना है हमें कस्टमर से। अगर मेडिकल में हुई थी तो मेडिकल, नहीं तो नॉन मेडिकल, ठीक। क्या
चालू स्थिति में है, यहाँ पे लिखा है क्या चालू स्थिति में, तो यस, इफ़ नॉट डेट ऑफ फर्स्ट अनपेड प्रीमियम, डेट ऑफ सरेंडर, अगर सरेंडर कर दी है तो हमें यहाँ पे डेट ऑफ सरेंडर डालनी है, ठीक है, डेट ऑफ सरेंडर, ठीक। तो ये हमें इधर पे सारे वही इस तरीके से हमें यहाँ पर भी पूरा भरना है, यहाँ पर भी भरना है, तो हमें पूरा डिटेल देनी पड़ेगी पुरानी, जो अगर 3 साल के अंदर अंदर कोई पिछले 3 साल में अगर कोई पॉलिसी ली है कस्टमर ने तो हमसे उससे पूछना है, ठीक। अगर कोई भी पॉलिसी नहीं ली है, ठीक, तो ये हमें इधर पे पूरा ब्लैंक छोड़ देना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। उसके बाद क्या आपकी कोई पॉलिसी विड्रॉ, डिफ़र या ड्रॉप की गई है, अगर करी गई है तो उसका रीज़न भी देना है, तो हम जनरली ऐसा होता नहीं है तो नो लिख देंगे, यहाँ पर भी नो, ठीक। इसके बाद यहाँ पर भी नो, एक्सेप्टेड ऑन टर्म्स अदर देन दोज प्रपोज, नो, क्या आपने पिछले 1 साल में कोई पॉलिसी रिटर्न करी है, सेम वॉज नॉट एक्सेप्टेबल टू यू, अगर हमने कोई पॉलिसी रिटर्न करी है तो हमें उसका रीज़न इधर पे देना पड़ेगा, अगर नहीं करी है तो नो लिख देंगे, ठीक। इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हमारे पूरे फॉर्म में वो है नॉमिनी, हमको नॉमिनी की डिटेल डालनी है, ठीक। नॉमिनेशन हमें डालना है, तो अब नॉमिनी में हम क्या डाल सकते हैं, नेम एंड एड्रेस ऑफ नॉमिनी, तो हमें इधर पे नेम ऑफ नॉमिनी लिखना है, नेम ऑफ नॉमिनी लिखना है यहाँ पे, ठीक। कितना % शेयर देना है, तो 100%। अच्छा, आप मैक्सिमम 3 नॉमिनीज़ रख सकते हो आपके उसमें, ठीक, मैक्सिमम 3 नॉमिनी कर सकते हैं, तो उस केस में क्या होगा, हमें शेयर कैसे देना पड़ेगा, 33%, 33% और 34%, मतलब एक नॉमिनी को आपको 34% देना पड़ेगा, बाकी को 33 देना पड़ेगा। और हमें नॉमिनी की इधर पे एज लिखनी है, मान लो कोई 30 ईयर्स का नॉमिनी तो 30 ईयर्स में एज लिखनी है। रिलेशनशिप लिखना है, तो रिलेशनशिप में कौन हो सकते हैं, वाइफ, हस्बैंड, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, ठीक है, सन, डॉटर, जो भी आप चाहें लिख सकते हैं। अब अगर आपके ब्रदर सिस्टर या सन डॉटर कोई भी अगर 18 ईयर से कम है, मतलब माइनर है, तो हमें उनका एक अपॉइंटी देना पड़ेगा। अगर 18 साल से कम है आपके नॉमिनी, तो हमें एक ऐसे आदमी का नाम देना पड़ेगा, यहाँ पे अपॉइंटी का नेम देना पड़ेगा जो 18 ईयर से अबव हो। जैसे मान लीजिए किसी हस्बैंड ने, किसी पेरेंट ने अपने डॉटर को नॉमिनी बनाया, लेकिन डॉटर है 5 साल की, तो वो क्या करेगा, अपॉइंटी में किसको रखेगा, अपनी वाइफ को। तो वाइफ को रखने के बाद वाइफ का जो है इधर पे ये देना पड़ेगा, वाइफ का रिलेशन देना पड़ेगा, किससे, नॉमिनी से। तो नॉमिनी की कौन हो गई, वो मदर हो गई, ठीक। और अपॉइंटी का इधर पे सिग्नेचर लेना पड़ेगा, और अपॉइंटी का भी हमें आईडी प्रूफ लेना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि नॉमिनी 18 ईयर से ऊपर के लोगों को ही बनाएं। अब बैंक डिटेल की बात करते हैं, ये बैंक डिटेल की बात करते हैं हम। बैंक डिटेल अगर मंथली मोड है तो हमें बैंक डिटेल कंपलसरी देना पड़ेगा, ठीक। अगर मंथली मोड नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम नहीं भी दे सकते एक बार बैंक डिटेल, क्योंकि मंथली मोड में ECS डिडक्शन होता है, तो हमें ये बैंक डिटेल पूरा देना पड़ेगा। तो बैंक डिटेल बेसिक सा है, सेविंग अकाउंट तो सेविंग, करंट है तो करंट, आपका अकाउंट नंबर, MICR एक बार छोड़ भी सकते हो, IFSC कोड देना पड़ेगा, और आपके बैंक का नेम और एड्रेस। नेम देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए SBI में तो SBI दे दिया, और एड्रेस मान लीजिए बांद्रा में है तो बांद्रा दे दिया, एकदम एग्जैक्ट एड्रेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब उसके बाद आता है मोबाइल नंबर, कस्टमर का मोबाइल नंबर, और इधर पे ईमेल आईडी, और यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर। तो 6 नंबर पेज पे फर्स्ट सिग्नेचर किया है,
ठीक, अभी देखेंगे टोटल कितने सिग्नेचर है। तो 6 नंबर पेज पे फर्स्ट सिग्नेचर किया है। उसके बाद किस लिए लिया है हमने इंश्योरेंस? सेविंग के लिए लिया है, रिस्क कवर के लिए लिया है, सेविंग रिस्क कवर। अगर हमने टर्म प्लान लिया है तो वो रिस्क कवर के लिए हो गया टोटल, ठीक है। बाकी हमने सेविंग और रिस्क कवर पे हमें टिक करना है, ठीक। उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय में है, इंडिविजुअल लाइफ में है, HUF में MWP। जनरली इंडिविजुअल लाइफ होता है तो हमको इंडिविजुअल लाइफ करके बाकी सबको काट देना है, तो इंडिविजुअल लाइफ हो गया। अब उसके बाद कौन कौन से हमने राइडर लिए हैं, तो राइडर के लिए कौन सा है? टर्म एश्योरेंस राइडर है तो इसको टिक करना है। न्यू क्रिटिकल इलनेस है तो यहाँ टिक करना है। ADD भी है तो यहाँ पे हमने टिक कर दिया, तो ADD भी राइडर हो गया। अब मान लीजिए, अब उसके बाद आएगा प्लान डिटेल, कौन सा प्लान हम दे रहे हैं। तो प्लान हम कैसे भरेंगे? जैसे मान लीजिए जीवन लाभ लिया है 936, हमने प्लान लिया है 25 ईयर्स का लिया है और उसका 16 ईयर टर्म है, तो ये हमारा क्या हो गया? प्लान डिटेल हो गया। कितना सम अश्योर्ड लिया है? 10 लाख का सम अश्योर्ड लिया है, ठीक है। उसके बाद मोड हमने मान लीजिए ईयरली रखा है, तो ईयरली लिख देंगे। अगर मंथली रखते हैं और ई नैच करते हैं तो हमें ई नैच इधर पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर मंथली मोड में ई नैच करते हैं तो ई नैच ज़रूर आप कर दीजिए। अगर नैच लिख देंगे तो नैच देना पड़ेगा, ई नैच करते हैं तो ई नैच लिख दीजिए, ठीक है। क्रिटिकल इलनेस सम प्रपोज हमने चूज़ नहीं किया। क्रिटिकल इलनेस सम प्रपोज इफ ऑप्टेड नहीं चूज़ किया हमने। एक्सीडेंट बेनिफिट हमें 10 लाख लिखना है। फिर से बैक डेटिंग करनी तो आप डेट लिख सकते हो, नहीं करनी तो उसको छोड़ देंगे, ठीक। इसके बाद पुलिस पर्सन है तो यस, नहीं तो नो। ADD राइडर पुलिस ड्यूटी पे यस, नहीं तो नो। जो पुलिस पर्सन नहीं है तो नो, ठीक। बैज और SR नंबर, अगर पुलिस कस्टमर है आपका तो उनका बैज या SR नंबर लिखना पड़ेगा, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। अब PWB राइडर ले रहे हैं अगर, तो हमें PWB राइडर के साथ 300 फॉर्म कंपलसरी भरना पड़ता है। तो PWB राइडर में हमें इसको यस करना पड़ेगा, ठीक है। आधार स्तंभ आधारशिला लेंगे तो हमें यहाँ पे सम अश्योर्ड डालना है। कितना सम अश्योर्ड पहले ले सकते हैं? पहले ले चुके हैं। अभी आधार स्तंभ में 5 लाख, आधारशिला में 5 लाख मैक्सिमम सम अश्योर्ड दे सकते हैं। अगर पुराना कोई आधार स्तंभ आधारशिला ली है तो हमें उसका सम अश्योर्ड यहाँ पे डालना है कि कितने लाख के हमने लेके रखा है, ठीक। जीवन अमर लेते हैं, यहाँ पे जीवन अमर अगर हम लेते हैं तो हमको ये भी भरना है। धूम्रपान स्मोकर है तो स्मोकर रेट, नहीं तो नॉन स्मोकर रेट। तो नॉन स्मोकर जनरली होते हैं लोग, तो नॉन स्मोकर रेट हो गया, ठीक। अब डेथ बेनिफिट के लिए लेना है। अब वही जीवन अमर में ही हमें आता है, एक ऑप्शन आता है लेवल सम अश्योर्ड लेना है कि इंक्रीजिंग सम अश्योर्ड लेना है। तो दो ऑप्शन है, या तो इंक्रीजिंग होता है या लेवल होता है। तो जो भी है, हमको अगर लेवल सम अश्योर्ड लेना है तो लेवल सम अश्योर्ड पर टिक कर देंगे, इंक्रीजिंग लेना है तो इंक्रीजिंग पर टिक कर देंगे, जैसा अभी आपको सही लगे। इसके बाद है इज़ योर पॉलिसी नाउ बिंग प्रपोज फॉर अनदर अश्योरेंस और एन एप्लीकेशन फॉर रिवाइवल ऑफ अ पॉलिसी। अगर साथ में रिवाइवल भी है तो येस, नहीं तो नो। वेदर प्रपोज साइमल्टेनियसली ऑन द लाइफ ऑफ स्पाउस एंड चिल्ड्रन, इफ यस गिव डिटेल्स, तो नो। अवेल ऑप्शन टू टेक मेच्योरिटी बेनिफिट इन इंस्टॉलमेंट। अच्छा, अगर मेच्योरिटी सेटलमेंट लेना है तो येस, नहीं तो नो। अगर नो करते हैं तो बाद में भी हमारे पास ऑप्शन है कि मेच्योरिटी सेटलमेंट ले सकते हैं, तो हमें जनरली नो ही करना है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अनटिल अनलेस आपने कॉम्बिनेशन नहीं दिया हो तो उस, नहीं तो फिर येस ही करना। अभी कस्टमर से पूछना है हैव यू अंडरस्टूड फुली द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द प्लान यू प्रपोज टू टेक। ये कस्टमर से पूछा जा रहा है क्वेश्चन, तो येस टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ प्रपोज प्लान एंड एनी अदर इन्फॉर्मेशन दैट यू नीड फॉर मैचिंग योर ऑब्जेक्टिव, तो इधर पे भी यस, ठीक। आर यू रजिस्टर्ड विद LIC पोर्टल, तो नो। जनरली लोग होते नहीं है, अगर येस है तो येस करके कस्टमर ID दे सकते हैं। उसके बाद ये सेकंड नंबर आपका सिग्नेचर होगा, ठीक है। इसके बाद आपको लिखना है हाइट लिखेंगे, मान लीजिए 170 सेंटीमीटर, हमें सेंटीमीटर में हाइट लिखना है और वेट लिखना है हमें केजीज में, तो 70 kg, ठीक। मेडिकल प्रैक्टिशनर ड्यूरिंग द लास्ट 5 ईयर्स, आपने किसी डॉक्टर को दिखाया है तो जनरली ये नो ही होता है, हाँ है तो हाँ लिख दीजिए, नो है तो नो लिख दीजिए। एडमिट टू हॉस्पिटल, येस है तो येस, नहीं तो नो। हैव यू रिमेन्ड एब्सेंट फ्रॉम प्लेस ऑफ वर्क ऑन द ग्राउंड ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, तो नो। इसके बाद ये बीमारियां हैं, लंग्स की बीमारी है तो
यस लिखना है तो यस, नहीं तो नो। हाइपरटेंशन नो। जॉइंडिस हुआ है तो यस, नहीं तो नो। किडनी की डिजीज़ है तो नो। पैरालिसिस नो। हर्निया नो। कैंसर नो। ये सब में आपको लाइन से नो 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 करते जाना है, ठीक है। ये हमने सब जगह पे नो कर दिया है। अगर कहीं कोई भी बीमारी है तो उस जगह पे आपको यस करना है, ठीक है। तो यही हमने सब नो कर दिया। अल्कोहलिक ड्रिंक्स, नार्कोटिक्स, अदर ड्रग्स, तो यहाँ पे नो नो नो। व्हाट इज़ योर यूजुअल स्टेट ऑफ हेल्थ? गुड। ठीक। अब इसके बाद आपकी फैमिली हिस्ट्री। देखिए, अब फैमिली हिस्ट्री में भी आपसे क्या पूछा गया है कि आपके पेरेंट्स, स्पाउस, पार्टनर, चिल्ड्रन, किसी को कोई डिजीज़ है तो नो। इसके बाद फादर की एज आपको लिखनी है, मान लीजिए 60 और स्टेट ऑफ हेल्थ गुड। मदर की 60 गुड। ब्रदर हैं तो ब्रदर की एज लिख दीजिए यहाँ पे, स्टेट ऑफ हेल्थ। अगर डेथ हो चुकी है मदर फादर की तो यहाँ पे एज ऑफ डेथ लिखना है, यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ लिखना है। यहाँ पे एज ऑफ डेथ, यहाँ पे कॉज ऑफ डेथ। सिमिलरली यहाँ पे सिस्टर की एज, स्टेट ऑफ हेल्थ, स्पाउस, चिल्ड्रन, सब कुछ यहाँ पे आपको फिल कर देना है। बहुत ही ईजी तरीके से फिल होगा। बस एक दो बार आप फॉर्म फिल करके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फीमेल के लिए आर यू प्रेग्नेंट नाउ, अगर येस है तो येस, नहीं तो नो। डेट ऑफ लास्ट डिलीवरी वो लिख दीजिए यहाँ पे। एबॉर्शन, मिसकैरेज, सिजेरियन सेक्शन डिटेल है तो वो यहाँ पे लिख दीजिए। कंसल्टेड अ गायनोकोलॉजिस्ट, येस है तो येस, नहीं तो नो। ठीक, येस है तो डिटेल दीजिए यहाँ पे। हस्बैंड की डिटेल पूरी यहाँ पे लिखनी है तो यहाँ पे हस्बैंड की डिटेल आएगी, सिर्फ ये फीमेल की केस में, ठीक है। यहाँ पे हस्बैंड की पॉलिसी नंबर, यहाँ पे हस्बैंड की पॉलिसी नंबर, यहाँ पे उनका डिटेल, सम अशोर्ड, प्लान एंड टर्म, और अभी पॉलिसी चालू है, बंद है, क्या है, ठीक, वो डिटेल देना है। और ये अब यहाँ पे तीसरे नंबर पे हमने साइन किया। उसके बाद यहाँ पे जो भी कस्टमर का नाम है, जैसे मैंने कस्टमर का नाम लिखा तो आयुष, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया कस्टमर का। अब डेटेड एट मुंबई, कब, 10/11/2022। सिग्नेचर ऑफ विटनेस, तो यहाँ पे एजेंट का सिग्नेचर आएगा, मतलब आपका सिग्नेचर आएगा, ठीक। सिग्नेचर और सील भी लगा देंगे तो और अच्छा होगा, सही, आपका स्टैम्प लगा देंगे तो और अच्छा होगा। और यहाँ पे फोर्थ सिग्नेचर किसका आएगा? कस्टमर का आएगा, ठीक है। इसके बाद ये भरना जनरली ज़रूरी नहीं रहता, यहाँ पे फिफ्थ सिग्नेचर करवाएंगे कस्टमर का, जनरली नहीं आता यहाँ पे। अगर आपका कस्टमर इलिटरेट है तो आपको ये वाला भरवाना पड़ेगा, ठीक है। इन केस ऑफ प्रपोजर इज़ इलिटरेट, तो ये आपको यहाँ पे साइन करना है, एजेंट को यहाँ पे साइन करना है, अगर ये आपका कस्टमर इलिटरेट है तो, ठीक है। और अगर कस्टमर हिंदी, इंग्लिश या मराठी छोड़ के किसी उसमें साइन करता है तो आपको यहाँ पर साइन करना है, आपको यहाँ पे आपका नाम लिखना है, ठीक, और सिग्नेचर करना है, ठीक है। ये समझ गए? तो ये 2 क्लॉज हैं, जनरली इधर पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब हम आएंगे, ये सब हमें कुछ नहीं करना है। 21 पेज पे अभी हम लोगों ने कितना देख लिया था? 4th सिग्नेचर था, ये 5th सिग्नेचर था। अभी हम 6th सिग्नेचर पे आएंगे। ये 6th सिग्नेचर हो गया, यहाँ पे कस्टमर का साइन होगा, ठीक। इसके बाद सेक्शन 41 21 पेज पे साइन किया है। इसके बाद सेक्शन 41 22 पेज पे यहाँ पे कस्टमर का साइन है, ठीक है। तो ये 7th साइन हो गया। और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ एजेंट, ठीक। तो ये दूसरी जगह पे सिग्नेचर हो रहा है एजेंट का। इसके बाद सेटलमेंट ऑप्शन है, मैच्योरिटी बेनिफिट। अगर सेटलमेंट ऑप्शन लिखना है तो यस, नहीं तो नो। सिमिलरली मैच्योरिटी सेटलमेंट का सेटलमेंट ऑप्शन लेना है तो यस, नहीं तो नो। ये देखिए, ये लिखा है यस नो। और सिमिलरली साथ ही साथ अगर
आपको डेथ सेटलमेंट चाहिए, मैच्योरिटी बेनिफिट के लिए चाहिए तो फुल पार्ट ऑफ बेनिफिट, तो यहाँ पर भी हमने लिखा नो, और यहाँ पे डेट और प्लेस, तो डेट लिख दी जैसे मैंने, मान लीजिए 10/11/2022 और प्लेस मुंबई। ठीक, 7 जगह साइन हो चुका है, 8वीं जगह यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर लेना है। अच्छा, अभी जो नए फॉर्म्स आए हैं उसमें ये वाला जो साइन है, ये वाला 21st पेज पे ये वाला साइन, यहाँ पे साइन नहीं है, 21st पेज पे साइन नहीं है, तो परेशान मत होइएगा। ठीक है, 8 या 9 साइन होंगे, उससे ज़्यादा साइन नहीं होंगे। तो अभी हमने 8 साइन कर चुके हैं यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे कस्टमर का नाम, तो आयुष भारद्वाज, ये मैंने नाम लिख दिया। ठीक, इसके बाद आएगा, यहाँ पर भी हमें नो करना है। ये किस लिए है, डू यू विश टू अवेल डेथ बेनिफिट इंस्टॉलमेंट में, तो येस नो, तो हमने यहाँ पे नो लिख दिया, और यहाँ पे वही मुंबई, और डेट लिख दी हमने 10/11/2022, और यहाँ पे सिग्नेचर। ठीक है, तो कस्टमर का ये 9th सिग्नेचर हो गया। ठीक है, 9 बार हमने सिग्नेचर ले लिया। अब इसके बाद ACR साइन करना है, एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट। ACR मतलब एजेंट्स कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा। इसमें क्या भरना है, आपको आपका एजेंसी कोड, यहाँ पे आपके DO कोड, DO आपके कोड भरेंगे यहाँ पे। ठीक, इसके बाद नेम ऑफ प्रपोजर, जो कस्टमर का नाम है, कस्टमर की एज, प्लान, टर्म। ठीक, वेदर द टर्म्स एंड कंडीशन, तो यस यस यस। कितने टाइम से आप जानते हैं कस्टमर को, तो 1 ईयर लिखना है या रिसेंटली लिखना है, जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। रिलेटेड टू हिम यस लिख सकते हैं अगर घर की फैमिली की है, नहीं तो नो। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखना है इसमें। ठीक है, यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रपोजर लाइफ टू बी अश्योर्ड इज FNIO। FNIO मतलब फॉरेन नेशनल ऑफ इंडियन ओरिजिन, मतलब वो इंडिया का सिटीज़न है लेकिन रह बाहर रहा है, तो हमें FNIO लिखेंगे। अगर नहीं है तो नो। पॉलिटिकली एक्सपोज पीपल, तो नो। सेटिस्फाइड दैट द प्रपोजर लाइफ टू बी अश्योर्ड इज़ नॉट कनेक्टेड विद एनी टेररिस्ट एक्टिविटी, तो यस, टेररिस्ट एक्टिविटी से में कनेक्टेड नहीं है, तो यस लिखेंगे। KYC हो गया उसका, तो यस। ठीक है, उसके बाद उसकी एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यहाँ पे एग्जैक्ट सोर्स ऑफ इनकम लिखनी है, तो जो भी हो, सैलरी, बिजनेस, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो भी है वो हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इनकम थ्रू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस, प्रोफेशन, जो भी इनकम हो रही है, जैसे मान लीजिए 10 लाख की इनकम है तो 10 लाख हम लिख देंगे। HUF से जो भी इनकम होती है हिंदू या अनडिवाइडेड फैमिली से, वो यहाँ पे लिखेंगे। एनी अदर सोर्स से कोई भी इनकम होती है तो वो यहाँ पे लिखना है। अब उन्होंने प्रूफ ऑफ इनकम क्या दिया है, तो यहाँ पे हम बैंक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ठीक, या फिर ITR लिख सकते हैं, या फिर सैलरी स्लिप लिख सकते हैं, जो भी लिखना है हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखना है हमें पैन कार्ड नंबर, यहाँ पे हमें पैन नंबर लिखना है। ठीक, इसके बाद पैन नंबर लिखने के बाद आपको लिखना है आर यू पर्सनली सेटिस्फाइड विद द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द प्रपोजर, तो हमें यहाँ पे लिखना है येस। फिर प्रीवियस इंश्योरेंस डिटेल लिखना है, तो यहाँ पे लिखना है येस, यहाँ पे आएगा येस। उसके बाद जनरल स्टेट ऑफ हेल्थ, तो गुड। फिजिकल डिफॉर्मिटी है कोई, तो नो। अगर होगी तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है अगर कुछ भी फिजिकल डिफॉर्मिटी है। ठीक, उसके बाद कोई इलनेस इंजरी है, यस तो यस, नहीं तो नो। हाइट ऑफ द लाइफ अश्योर्ड, यहाँ पे सेंटीमीटर में हाइट लिखनी है, तो हमने कितनी लिखी थी 170 सेंटीमीटर, पहले जो लिखी थी वह लिख देंगे, यहाँ पे 70 kg। ठीक, यहाँ पे आखिरी में नॉट एप्लीकेबल,
यहाँ पर भी नॉट एप्लीकेबल। इसके बाद यहाँ पे एजेंट का सिग्नेचर और स्टैम्प दोनों यहाँ पे हमें लगाना है। प्लेस लिख देंगे मुंबई, डेट लिख देंगे जो भी है 10/11/2022, ठीक। इसके बाद यहाँ पे आपके डेवलपमेंट ऑफिसर का साइन आएगा, उनका स्टैम्प आएगा, ठीक है। इसके बाद आपका ये आ जाता है, क्या आ जाता है, सूटेबिलिटी एनालिसिस, फॉर्म फॉर सूटेबिलिटी एनालिसिस। अब इसको आपको पूरी तरीके से काटते हुए चलना है, ठीक है, पूरा आपको काट देना है। यहाँ पे ये आपको भरने की ज़रूरत नहीं है, ये 4-5 पेज हैं जो आपको नहीं भरना है, क्योंकि आखिरी में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे कि आई विल नॉट आंसर द क्वेश्चन अबव एंड आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डिटरमाइनिंग द प्रपोज इंश्योरेंस प्लान फॉर माई सेल्फ। तो आपको यहाँ पे कस्टमर का सिग्नेचर ले लेना है, ठीक है, सूटेबिलिटी फॉर्म, और यहाँ पे डेट लिख देनी है और यहाँ पे प्लेस लिख देना है। तो टोटल 8 से 10 सिग्नेचर होते हैं। अभी जो नया वाला फॉर्म आ रहा है उसमें टोटल 300 नंबर फॉर्म पे 8 सिग्नेचर हैं, तो आपके टोटल 8 सिग्नेचर होंगे 300 फॉर्म में, ठीक है। ये पूरा 300 नंबर फॉर्म आपको समझ में आया होगा। कुछ भी हो तो पूछ सकते हैं बिल्कुल, ठीक, कोई भी डाउट हो। चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।